नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से जुड़ी। पीएम नरेंद्र मोदी का आज 64वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 7:30 बजे गांधीनगर में अपनी मां हीराबा से मिलने पहुंचे। इस दौरान मोदी की मां ने अपने हाथों से बना लड्डू खिलाकर बेटे के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 5,000 रुपए की राहत राशि दी है। अपने बेटे से मिलने के बाद मोदी की मां ने ये राहत राशि दी। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ आपदा के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही अपना जन्मदिन का जश्न मनाने से इनकार कर चुके हैं। मोदी ने ट्वीट कर लोगों से अपील की कि उनका जन्मदिन मनाने की बजाय लोगों को जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। मां से मिलने के बाद नरेंद्र मोदी महात्मा मंदिर में होने वाले एक स्वरोजगार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान मोदी बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के लिए कर्ज बांटेंगे। महात्मा मंदिर में राज्य सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां पेश की जाएंगी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज से 3 दिनों के भारत दौरे पर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी भी चीनी नेता की ये पहली भारत यात्रा है। उम्मीद है कि चीनी राष्ट्रपति की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और बेहतर होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। जिनपिंग दोपहर करीब 3 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर चीनी राष्ट्रपति की अगुवाई करेंगे। एयरपोर्ट पर चीनी राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। चीनी राष्ट्रपति अगले 5 साल में हिंदुस्तान में करीब 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा कर सकते हैं। जिनपिंग बड़ोदरा के निकट औद्योगिक पार्क स्थापित करने और गुजरात से जुड़े 3 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करेंगे। शाम 5 बजे चीनी राष्ट्रपति साबरमती आश्रम पहुंचेंगे, जहां मोदी उनका स्वागत करेंगे। चीनी राष्ट्रपति के लिए साबरमती नदी के किनारे रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। साबरमती रिवर फ्रंट पार्क में बनाए गए इस खास तंबू के अंदर पीएम मोदी शी जिनपिंग के साथ शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच रात्रि भोज करेंगे। साबरमती रिवर फ्रंट पार्क की क्या खासियत है, हमारे संवाददाता संजय शर्मा बता रहे हैं। ये साबरमती नदी है। ये साबरमती नदी के तट पर आप देख सकते हैं मेरे बाईं ओर ये पार्क है, जिसका नाम है रिवर फ्रंट। जीर्णोद्धार इसको बनाने का काम खुद नरेंद्र मोदी ने तब किया था जब वो यहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसी साबरमती नदी में पहले पानी नहीं हुआ करता था, यहाँ पर पानी नहीं रुका करता था। जो थोड़ा बहुत पानी जमा होता था वो भी काफी गंदा होता था। इस पानी का शुद्धिकरण किया, इसकी पूरी साफ सफाई की और नया जीर्णोद्धार करके लाइटिंग, फाउंटेन सहित अब इस साबरमती नदी को लंदन की टेम्स नदी के तर्ज पर यहाँ पर इसको डेवलप किया जा रहा है। रात्रि भोज में जिनपिंग को 100 से ज्यादा व्यंजन परोसे जाएंगे। हैरानी की बात लेकिन यह है कि रात्रि भोज में कोई चाइनीज डिश नहीं होगी। जिनपिंग को ढोकला, बाजरे की रोटी के साथ मसाला खिचड़ी खिलाई जाएगी। इसके अलावा भाखरी, रोटला, हांडवा, लीलवानी, कचौड़ी परोसी जाएगी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा से पहले चीन ने दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध होने की उम्मीद जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक सीमा विवाद का दोनों देशों के संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। चीन के मुताबिक दोनों देश सीमा पर शांति बहाली को लेकर सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का यह पहला अहमदाबाद दौरा है। वह दिल्ली में दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गुजरात पहुंचे नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे, जहां एक कार्यक्रम में माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सीएम आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में सीएम का पद संभालने का अनुभव मुझे दिल्ली के कामकाज में मदद कर रहा है। मोदी ने गुजराती में भाषण देते हुए स्वागत के लिए सभी का आभार जताया। श्रीनगर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी अब काफी हद तक घट गया है, लेकिन चारों तरफ लगे गंदगी के अंबार में से महामारी का खतरा बढ़ गया है। श्रीनगर में डल झील के आसपास रहने वाले लोग किन हालातों से जूझ रहे हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राजीव शर्मा। हर तरफ पानी है, घरों में पानी है। यहाँ पर मैं आपको बस थोड़ा दिखाना चाहूंगा। यहाँ खोलेंगे तो इसमें इस घर में पानी है,
इधर पानी है, ये किचन है, इस किचन में भी पानी भरा हुआ है, यानी घर तालाब बन गया है पूरी तरीके से। डल झील से सटी मार्केट भी बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गई है। इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव शर्मा ने दुकानदारों का दर्द जाना। श्रीनगर के बटमालू मार्केट में बाढ़ से हुई तबाही का जायजा भी हमारी टीम ने लिया। श्रीनगर में लोग किस तरह से पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और उनकी प्यास बुझाने के लिए क्या इंतजाम किया गया है, इसका जायजा भी इंडिया न्यूज की टीम ने लिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में हालात तेजी से सुधर रहे हैं। एक बार फिर उपचुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी का मैजिक नहीं चला और बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। यूपी में खासकर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां जिन 11 सीटों में बीजेपी गठबंधन का कब्जा था, वहां बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली। मैनपुरी लोकसभा सीट पर एक बार फिर मुलायम सिंह यादव के परिवार का कब्जा बरकरार रहा। यूपी में समाजवादी पार्टी ने 11 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की। इनमें से एक भी सीट समाजवादी पार्टी के पास नहीं थी। समाजवादी पार्टी ने यूपी की बल्हा, बिजनौर, निघासन और हमीरपुर सीट पर भी जीत दर्ज की। बीजेपी ने यूपी की हाई प्रोफाइल सीट नोएडा, लखनऊ पूर्वी की सीट पर जीत दर्ज की है। यूपी में समाजवादी पार्टी को मिली शानदार जीत पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया। यूपी में बीजेपी के प्रचार की अगुवाई करने वाले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो जहां गए पार्टी वहां जीती। उपचुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने मोदी सरकार पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि शायद ये पहली सरकार है जिसके 100 दिनों के अंदर ही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों से ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि पीएम मोदी का मैजिक खत्म हो गया। वडोदरा में हुए लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रंजना बेन ने जीत हासिल की। पीएम नरेंद्र मोदी का गृह प्रदेश गुजरात में बीजेपी को कांग्रेस ने अच्छी खासी शपथ लगा दी। सभी 9 सीटें यहां बीजेपी के खाते में थीं, लेकिन बीजेपी 6 पर ही जीत पाई। गुजरात में कांग्रेस ने बीजेपी से 3-3 सीटें हथिया ली। मंगरोल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बाबू भाई ने जीत दर्ज की, तो डीसा में गोवा भाई ने बीजेपी प्रत्याशी को मात दी। गुजरात में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उनमें से सभी पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन अब 6 सीट ही बीजेपी जीत पाई। गुजरात में जिन 6 सीटों पर बीजेपी जीती, उनमें मणिनगर, मातर और लीमखेड़ा भी शामिल है। गुजरात में बीजेपी को झटका देने के बाद कांग्रेस की खुशियों का ठिकाना नहीं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा, मोदी नाम का जो गुब्बारा था वो फुस हो गया। राजस्थान में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज की। जिन 4 सीटों के नतीजे आए, उनमें से 3 सीटें कांग्रेस ने बीजेपी से छीनी। राजस्थान की 4 में से सिर्फ कोटा दक्षिण सीट पर ही बीजेपी परचम लहरा पाई। यहां से संदीप शर्मा ने जीत दर्ज की। पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने 1 सीट जीतकर अपना खाता खोला। असम की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सिलचर सीट बीजेपी उम्मीदवार दिलीप पाल ने जीती, जबकि लखीमपुर सीट पर कांग्रेस के राजदीप ज्वाला जीते। जमुनामुख सीट पर एआईयूडीएफ के उम्मीदवार अब्दुल रहीम ने बाजी मारी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज मुंबई दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के बीच सीटों का झमेला जारी है। दोनों पार्टियों की 25 साल की दोस्ती दांव पर लगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि बीजेपी शिवसेना को साथ चुनाव लड़ना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने 174 सीटों को लेकर चर्चा की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोल्हापुर में चुनावी बिगुल फूंक रहे शरद पवार की रैली में उस वक्त अजीब हालात पैदा हो गए जब उनके भाषण के बीच से लोग उठकर जाने लगे। हरियाणा के फरीदाबाद में बीएसपी की एक जनसभा में बारबाला ने जमकर ठुमके लगाए। भीड़ जुटाने के लिए बीएसपी प्रत्याशी की तरफ से बारबाला का अश्लील डांस का आयोजन किया गया। दिल्ली में ई रिक्शा पर लगी रोक के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। केजरीवाल ई रिक्शा चालकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ गडकरी से मिलने पहुंचे थे।
गडकरी से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि रिक्शा पर दिल्ली में प्रतिबंध सरकार की निष्क्रियता के चलते लगा। अगर जल्दी रिक्शा को लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आम आदमी पार्टी आंदोलन शुरू करेगी। दिल्ली में ऑटो वाले भी अब अपनी मर्जी से छुट्टी ले पाएंगे। उन्हें पुलिस वाले जबरन यात्रियों के साथ जाने के लिए नहीं कह पाएंगे। रेलवे घुसकांड में पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को दिल्ली का पटियाला हाउस कोर्ट में फिर से समन जारी किया है। उन्हें कोर्ट ने 22 सितंबर को बतौर गवाह पेश होने को कहा। रेलवे घूसकांड में बंसल का भांजा मुख्य आरोपी है, जिस पर रेलवे में बड़े पदों पर पोस्टिंग के लिए करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप है। मंदिरों से साईं मूर्ति हटाने के विरोध में दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका मुंबई साई ट्रस्ट की ओर से दायर की गई है। दिल्ली की मादीपुर से आम आदमी पार्टी विधायक गिरीश सोनी पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। कांग्रेस नेता चक्कर सिंह ने सोनी पर 50,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एलजी और विजिलेंस से शिकायत की है। डीयू के छात्र संघ चुनाव में गड़बड़ी सामने आई है। यूनिवर्सिटी के हजारों छात्रों को उस समय झटका लगा जब उन्हें पता चला कि डूसू के सेक्रेटरी का चुनाव जीतने वाली एबीवीपी कैंडिडेट कनिका शेखावत के चुनावी पोस्टरों में मॉडल नौहीद सायरसी के फोटो का इस्तेमाल किया गया। कैंपेन के दौरान एबीवीपी ने इस पोस्टर से शहर को पाट दिया था। कनिका शेखावत चुनाव जीत भी गई। अब पोस्टर का ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई मांग कर रहा है कि एबीवीपी अपनी गलती स्वीकार करे। उधर कनिका शेखावत के पोस्टर देखकर उन्हें वोट देने वाले छात्र खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। वहीं मॉडल नौहीद का कहना है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस मामले में वो कैसे रिएक्ट करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 ट्रेनी जजों को सस्पेंड कर दिया। इन पर एक लड़की से बदतमीजी का आरोप है। भारत सरकार ने नक्सली नेता मुपाला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति पर 2.5 करोड़ का इनाम घोषित किया है। दिल्ली के लाल किला मैदान में होने वाली रामलीला की सुरक्षा इस बार ड्रोन के जरिए की जाएगी। चलिए ब्रेक के बाद बाकी खबरों की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के वसई में पुलिस के एक अफसर ने बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहे एक युवक को बीच सड़क पर जमकर पीटा। रास्ते से गुजर रहे एक शख्स ने हंगामे की इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर दिया। राजस्थान के टोंक के अंबेडकर कॉलेज में रैगिंग को लेकर छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में कई छात्रों को चोटें भी आई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने किसी तरह से छात्रों को संभाला। पंजाब के गुरदासपुर में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। यह महिला 4 दिन से लापता थी। झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव के चचेरे भाई को हजारीबाग पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। योगेंद्र साव की तरह उस पर भी नक्सलियों से साठगांठ को हजारीबाग पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। योगेंद्र साव की तरह उस पर भी नक्सलियों से साठगांठ होने का आरोप है। झारखंड में एक विवाहिता ने ससुराल में शौचालय नहीं होने पर बाहर रहने से मना कर दिया। यही नहीं, उसने शौचालय के लिए वीडियो को भी चिट्ठी लिखी। विवाहिता जब पहली बार ससुराल पहुंची तो वहां शौचालय नहीं था। पति से शिकायत करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो उसने ससुराल छोड़ मायके में रहने का फैसला किया। राजस्थान के बारां में कुपोषण से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पठारी गांव का है, जहां 2.5 साल के बच्चे की मौत कुपोषण के चलते हो गई। गौरतलब है कि बारां में करीब 600 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, लेकिन अभी तक इनका सही इलाज नहीं हो पाया है। मेरठ में 5 साल का एक बच्चा अपनी लंबाई को लेकर चर्चा का विषय बना है। करण नाम के इस बच्चे की लंबाई 5 फुट 7 इंच है। करण को अपनी उम्र में सबसे लंबा होने की उपलब्धि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। चैंपियंस लीग में आज से असल मुकाबलों की शुरुआत हो रही है। चेन्नई और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगी भिड़ंत। कोलकाता की टीम अपने अहम खिलाड़ियों के बिना मैदान में उतरेगी, तो वहीं चेन्नई की टीम भी अच्छे फॉर्म में नहीं चल रही है। शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान बना दिया गया है। वो साल 2016 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप तक टीम के कप्तान बने रहेंगे। लंबे समय के बाद एशियन गेम्स में खेलने का मौका हासिल करने वाली भारतीय फुटबॉल टीम का खराब प्रदर्शन जारी है। एशियन गेम्स के पहले ही मैच में यूएई ने भारत को 5-0 से परास्त कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के ISIS पर हमले के ऐलान के बाद अमेरिका ने इराक में ISIS के आतंकियों पर जबरदस्त हवाई हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर कहा कि ISIS के ठिकानों पर हमले कर उन्हें खत्म कर दिया गया। अफगानिस्तान के काबुल में आतंकियों ने नाटो सैनिकों को निशाना बनाकर कार ब्लास्ट किया। अमेरिकी दूतावास के पास किए गए इस हमले में 3 विदेशी जवानों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग जख्मी हो गए। तालिबान ने ट्वीट करके इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संकट पर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान को गृह युद्ध से बचाने की अपील की है।
पश्चिमी अफ्रीका में महामारी का रूप ले चुके इबोला पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इबोला पीड़ित लोगों की संख्या 10 गुना से ज्यादा हो गई है। इस महामारी से निपटने के लिए करीब $1 अरब की जरूरत है। चाइना से सड़क हादसे की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने 8 लोगों को रौंद दिया। हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां एक बेकाबू ट्रक ने सड़क पर चल रहे 8 लोगों को रौंदकर मौत के घाट उतारा।